सर्वप्रथम स्वागत अभिनंदन उस सर्वशक्तिवान जगत नियंता परमात्मा का है जिनके शुभ संकल्पों से आज यह कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। और मैं बहनों से निवेदन करूँगा कि मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों का पुष्पों से एवं आत्मस्तुति का तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन करें। आत्मस्तुति का तिलक निश्चित ही हमें प्रेरणा देता है कि हम निरंतर उस आत्मिक स्वरूप में टिके रहें और पुष्प हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हमें भी अपने दिव्य गुणों की महक चारों ओर फैलानी है। उस दिव्य गुणों की खुशबू से अपने मन को आलोकित करना है। हमारे अतिथियों का पुष्पों से एवं बैजेस के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम के श्रृंगार मीडिया कनिष्ठियों का भी हम तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्वागत की श्रृंखला में हमारे बीच में कुमारी निकिता एक स्वागत मंत्र लेकर आ रहे हैं। जोरदार तालियों से हम का अभिनंदन करें। संसदीय पत्रकार अवार्ड भी आपको प्राप्त है। तो आज ऐसी होती हमारे बीच में, तो आज के विषय पर प्रकाश डालने के लिए मैं उनसे निवेदन करूँगा कि वे अपना प्रेरणादायक उद्बोधन हमारे बीच में। धन्यवाद राजेश भाई जी। ओम शांति। आप सब भी मेरे साथ बोलिएगा एक बार अंतर मन से बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सबसे पहले तो प्यारे शिव बाबा को, परमपिता परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ। इतने सुंदर आयोजन में मुझे साक्षी बनने का मौका दिया है। मंच पर बहुत ही वरिष्ठ हमारे सर बैठे हुए हैं, डॉक्टर शंकर शुक्ला जी, उनको प्रणाम करते हुए सबसे वरिष्ठ वही हैं हमारे पुष्पेंद्र भाई जो माउंट आबू से बता रहे हैं, पत्रकार हैं पुष्पेंद्र भाई जी, विशाल जी को आपने सुना, राजेश भाई जी संचालन कर रहे हैं मंच का, और जो हमारी इतनी प्यारी हरदा की दीदियाँ हैं, कल से हम लोग उनके आतिथ्य का सत्कार का आनंद ले रहे हैं और मन प्रसन्न और बात बात हो गया। और आप सबका भी वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात में शुरू करूँगी। सबसे पहले तो इतना अच्छा लग रहा है हरदा आके, मैं बिल्कुल आपके घर की बेटी मुझे समझिए, क्योंकि मैं मालवा की हूँ, इंदौर की हूँ मैं, और सी न्यूज़ ज्वाइन करके 2008 में मैं रायपुर गई थी छत्तीसगढ़, तब से मैं छत्तीसगढ़ में ही कार्यरत हूँ। लेकिन मेरा जन्म, मेरा शिक्षण, मेरी शुरू
शुरुआत की जो पत्रकारिता है वो मालवा से ही शुरू हुई, नई दुनिया से मैंने शुरू किया था से। तो हरदा, इतना हरदा का नाम मैंने सुना था इंदौर में रहते हुए। मैं बता भी रही थी राजेश भाई को, हरदा, टिमरनी, नेमावर, इसकी अपने आप में खूब पढ़ी है, लेकिन दर्शन करने का, इस धरती का सौभाग्य पहली बार ही प्राप्त हुआ। तो मैं हरदा के सेंटर की बहनों को, राजेश भाई जी को, पुष्पेन भाई जी को बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे आपने यहाँ बुलाया सीओपी समझ के। हरदा आके मैं हरदा के बारे में जानना चाह रही थी और मेरी उत्सुकता बढ़ गई कि मुझे हरदा आना है। जब मैं पहुँची तो मुझे पता चला कि ये हृदय नगरी है। हरदा का एक नाम हृदय नगरी भी है। कहने का मतलब कि दिल वालों का इलाका है, इसलिए इसको हृदय नगरी कहा गया। और जब दीदी के साथ में गई, शिव करुणा मंदिर देखा हमने, नेमावर में जो जैन मंदिर बन रहा है उसको देखा, बात हुई मेरी बहुत सारे लोगों से, तो मुझे और पता चला कि ये तपस्या स्थल है। वैसे भी नर्मदा जी का जो किनारा होता है, तट होता है, वो तपस्थली ही है, तो देश में कहीं भी हो, बहुत अपने आप में पुण्य भूमि होती है। और उसको मैंने कल से महसूस किया अंदर। तो मैंने हरदा का एक नया नाम मेरे मन में आया, मतलब नया नहीं कह सकते, पर हरदा की धरती को प्रणाम करते हुए और यहाँ का जो मैंने अनुभव लिया कल से अब तक, तो हरदा जो है वो हरने वाला और देने वाला, दुख हरने वाला और सुख देने वाला, ये ऐसी पुण्य भूमि है हरदा। हरने वाले भी है, सुख हरता, माफ कीजिए, दुख हरता सुख करता कहा गया ईश्वर को। तो ये हरदा भी वैसी भूमि है, दुखों को हरने वाली, हर और दा यानी दाता, देने वाली भूमि। और मैंने पढ़ा भी कि बारिश यहाँ बहुत अच्छी होती है, इस बारिश के कारण हमारा मालवा सब जो अंचल है, अगर यहाँ पानी की उपलब्ध अगर हरदा न होता तो इस अंचल का क्या होता। तो आप सबको हरदा की भूमि को प्रणाम करते हुए, आप सब यहाँ के जो माटी पुत्र बैठे हैं उन सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात को शुरू करूँगी। बहुत अच्छा विषय रखा, ब्रह्मा कुमारी सतत काम कर रहा है कि स्वस्थ समाज में मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की क्या भूमिका होनी चाहिए। जब पुष्पेन भाई से मेरी चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा कि कभी कभी दुख होता है इस बात को देखकर कि अब पत्रकारिता को मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता ऐसा कहना पड़ता है। जब हम कहते हैं ना कि हमें कुछ सुधारना है समाज के लिए, पत्रकारों का अगर प्रबोधन करना है तो हमें लिखना पड़ता है मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता। जबकि मैं उसे पुष्पेन भाई को कह रही थी कि पत्रकारिता कहने से ही उसमें मूल्यनिष्ठता, समाज को देने का भाव, ईमानदारी, समर्पण, त्याग, सेवा, ये सारी भावनाएं, सारे कर्तव्य स्वतः ही समाहित होते हैं। लेकिन अब वो समय आ गया है, इसलिए हम सब, आप ये तो सोचिएगा कि मैं भाषण दे रही हूँ, हम बात कर रहे हैं अपने घर में बैठ के, मैं भी पत्रकार हूँ। तो अब वो समय आ गया है कि हमें पत्रकारिता के आगे अगर मूल्यनिष्ठ लिखना पड़ रहा है और चेतना फैलाने के लिए ये कहना पड़ रहा है कि मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की स्वस्थ समाज के लिए क्या भूमिका होगी, तो ये अलार्म है, अलार्म बज रहा है। और हम सबको इस अलार्म से जागने का समय है कि क्यों मूल्यनिष्ठ शब्द को अलग से जोड़ के उस पर तक फोकस करना पड़ रहा है। तो मैं बात शुरू करूँ, तो छोटा सा बच्चा तो मुझे देखा है, राजेश भैया देख चुके हैं कि मैं इंदौर से मैंने पढ़ाई की पत्रकारिता की, इंदौर में ही मैंने काम किया, नई दुनिया जागरण में किया, फिर मैं महाराष्ट्र गई, लोकमत समाचार में मैंने महाराष्ट्र का काम किया, फिर जी न्यूज़ ज्वाइन करके मैं छत्तीसगढ़ गई, तहलका जैसी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जहाँ होती थी तरुण देशपाल के साथ मैंने काम किया, मुझे अच्छी काम करने का मौका मिला। और पत्रकारिता की हर विधा में मैंने काम किया, हर माध्यम में मैंने काम कर लिया। अभी न्यूज़ पोर्टल्स कितने दिखने लगे, हमने तो तहलका में उसका काम किया, तहलका की मैगजीन भी थी और तहलका.com भी हुआ, तो हम सबके लिए काम। अब सवाल ये है कि हम क्या करें ऐसा कि पत्रकारिता से समाज की सेवा हो, राष्ट्र की सेवा हो और विश्व की भी सेवा हो। सबसे अच्छा उदाहरण गणेश जी का हमें मिलता है। गणेश चतुर्थी आई, गणेश जी घर घर में विराजमान हो गए, तो गणेश जी का ही उदाहरण लेके हम समझते हैं कि मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता कैसे की जानी चाहिए, क्या उसके पैरामीटर हो सकते हैं, हमें कैसे करना है। हमें हमारे सामने गणेश जी सामने हैं और हम गणेश जी से कैसे सीखें कि मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता कैसे होगी। सबसे अच्छा समय गणेश जी पर बात करने का ये। देखिए गणेश जी की जो आकृति है, जो उनका चरित्र है, जो उनका व्यक्तित्व है, जो उनका कृतित्व है, वो हमें बहुत सारी बातें सिखाता है पत्रकारों को। सबसे पहले उनके बड़े बड़े कान देखिए आप, गणेश जी के कान कितने बड़े, क्योंकि हाथी का मुख लगाया उनको, तो कान उनके अलग ही दिखते हैं इतने बड़े। हम सारे पत्रकारों को बहुत बड़े कान रखने
जिसमें हमको सब कुछ सुनना है, वो भी सुनना है जो कहा जा रहा है, वो भी सुनना है जो नहीं कहा जा रहा है। पत्रकार कहते हैं पत्रकारों को संविधान ने कोई अलग से अभिव्यक्ति का आधार कोई अधिकार नहीं दिया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक आम नागरिक को है भारत के, वही आम नागरिक होने के नाते पत्रकारों को है। पत्रकारों के लिए कोई अलग से वहाँ उल्लेख नहीं है, लेकिन जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान ने दिया, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है, अभिव्यक्ति क्या होती है, अभिव्यक्त क्या करना है, कैसे करना है, ये सब लोग नहीं जानते। जो समाज में बिल्कुल मुट्ठी भर गिने चुने लोग अभिव्यक्ति का अर्थ जानते हैं, अभिव्यक्ति करनी क्या है, कैसे करनी है, वही लोग पत्रकार हैं समाज में, जिन्हें खबर पकड़नी आती है, खबर सुननी आती है, खबर लिखनी आती है, खबर कहनी आती है, खबर फैलानी आती है, वही पत्रकार है। एक पत्रकार कहीं खड़ा है, 10 लोग और भी खड़े हैं, तो 10 लोगों को नहीं समझ आएगा कि यहाँ क्या खबर है, लेकिन वो जो 11वां आदमी जो पत्रकार है वो पकड़ेगा वहाँ पर कि खबर क्या है। तो जो अभिव्यक्ति के विषयों को समझता हो, अभिव्यक्तियों के तरीकों को समझता हो, वो पत्रकार है। तो हम गणेश जी से जो उनके बड़े काम हैं, तो वो सांकेतिक रूप से हम अपने पास रखें, अपने बड़े बड़े काम कि क्या कहा जा रहा है समाज में, वो भी हमें सुनना है, और जो नहीं कहा जा रहा वो भी हमको सुनना है। हम सुनते भी हैं, आप सब अनुभव भी, आप सब पत्रकार हैं, मैं आपको पत्रकारिता नहीं सिखा सकती, आप सब कर ही, लेकिन आपने सुन तो सब कुछ लिया, बहुत सारा सुन लिया हमने, और सुनने का की क्षमता, सुनने का सामर्थ्य केवल पत्रकारों के पास है। अब गणेश जी बुद्धि के देखना है, तो हमें बुद्धि से काम लेना है। जब हमने अपने बड़े बड़े कामों से सब कुछ सुन लिया, गॉसिप भी सुन ली, गपशप भी सुन ली, काम की बात भी सुन ली, दर्द भी सुन ली, अब बुद्धि के बंधन में हमको ये निकालना है कि स्वस्थ समाज के लिए कितनी उपयोगी बातें हमारे पास है। ये हमें इसका चिंतन, जो विशाल जी कह रहे थे कि चिंतन मनन हमें करना होगा। इंस्टेंट जर्नलिज्म के नाम पे हम कचरा नहीं परोस सकते, क्योंकि हम अभी इतने प्रेशर में है कि हमें बस लगता है आगे रहना है। चैनल्स वालों को तो बहुत ही आगे रहना है, ब्रेकिंग न्यूज़ के नाम पे वो हर चीज़ ब्रेक कराना चाहते हैं, और उनको ये लगता है कि वाह मैंने बहुत ब्रेक की, मैं सबसे आगे था, आज तो मेरा दिन था। ये उनको एक सुख की अनुभूति होती है कि आज तो मैंने बड़ी खबर सबसे पहले ब्रेक करा, लेकिन उस जल्दी ब्रेक कराने की आपाधापी में, प्रेशर में कहीं हम बहुत सारी ऐसी नकारात्मक चीज़ें तो नहीं परोस रहे हैं जो हमें नहीं परोसी जानी थी, इसकी आवश्यकता नहीं थी। आज हम बार बार ये कहते हैं कि पत्रकारों के पास पत्रकारिता करने के लिए कुछ रहा नहीं, क्योंकि पत्रकारिता करने के लिए जिस संस्थान में वो काम करते हैं उसके मालिक तो पत्रकार नहीं है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं वो कहते वक्त कि हम जमीन में खड़े होकर देख हम ही रहे हैं, हम अपने अखबार के, अपने चैनल के चश्मे हम ही हैं, हमें उसके कान है, हमें उसकी नाक है, हमें उसकी आँखें। तो मैं आँख नाक कान अगर हूँ नई दुनिया का, नवभारत का, भास्कर का, IBC 24 का, किसी भी चैनल का, किसी भी अखबार का, किसी भी पोर्टल का, तो मैं जो देख सुन और सुन रहा हूँ, मुझे यहाँ तय करना है कि मुझे वहाँ तक भेजना क्या, वहाँ से जाना क्या है वापस समाज में। ये हमें जिम्मेदारी लेनी ही होगी, इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम विशिष्ट हैं, हम पत्रकार हैं, हम समाज को दिशा देने का काम करते हैं, और समाज की दशा के लिए भी हम जिम्मेदार पूरी तरह से हैं। हम जिम्मेदारी अपनी माने अथवा ना माने, हम हैं जरूर। तो गणेश जी के कानों से हम सुने और उनकी बुद्धि को के बल पे हम मंथन चिंतन करें, और अब उनका जो उदर है, इतना बड़ा उनका गणेश जी का उदर दिखाया गया है, उसका बड़ा महत्व है। देखिए कि हमने संभाल लिया, बचा लिया, कुछ बातें हमें बचा ही लेनी है। आज आप सब जानते हैं कि पत्रकारों के सामने सबसे बड़ा जो संकट है ना, वो विश्वसनीयता का संकट है। हम पत्रकार हैं, हमें अपनी डिग्निटी को मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हमारी विश्वसनीयता खतरे में है, लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे, तो आप ये समझ के चलिए कि पत्रकारिता ठीक है, जनता में का अखबार और चैनल, पर हमारा समाज में बहुत ज़्यादा स्थान नहीं रह जाएगा, और आप सब महसूस भी कर रहे हैं, सम्मान में भी कमी आएगी, क्योंकि विश्वसनीयता का संकट। तो हमें क्या बचा लेना है, क्या रख लेना है? पत्रकारिता की ये 2 टर्म आप सब समझते हैं, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड। हम सब कहते हैं मैं आपसे ऑन रिकॉर्ड बात करूँ, अच्छा अभी हम ऑफ रिकॉर्ड चर्चा करें। ये ऑन रिकॉर्ड और ऑफ रिकॉर्ड को हमको समझ के लेके चलना पड़ेगा जीवन में। जब हम किसी से बात कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वो आम व्यक्ति क्यों ना हो, जब उससे हम ऑफ रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, तो वो बात ऑफ रिकॉर्ड ही हो सकती होगी, कितनी भी बड़ी आपको सूचना मिल जाए, बातों बातों में कितनी बड़ी बात उसने आपको बता दी, बहुत
करते हैं समझ बताइए तो सही हुआ क्या है। तो अब वो इसमें आ गया कॉन्फिडेंस में कि तो ऑफ रिकॉर्ड है, उसने आपको बहुत सारी बातें की थी, अब आपको दिमाग घूम रहा है आपका, अरे मसाला मिल गया बहुत बड़ा, अब तो ये मुझे ब्रेक करना है, मुझे बताना है। तो आपने उस ऑफ रिकॉर्ड को अगर ऑन रिकॉर्ड जिस दिन कर दिया ना, उस दिन आप खत्म। समाज में आपकी कोई स्थान नहीं। और जब आप ये कह रहे हैं कि हम ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, तब आप बिल्कुल उसकी जो बात है उसको आप लिखिए, पढ़िए, दुनिया को बताइए। तो ये बातें हमें गणेश जी से यहाँ सीखनी है कि उधर हमें क्या क्या बचा लेना है। ये सामर्थ्य होना चाहिए, ये क्षमता होनी चाहिए कि बड़ी से बड़ी खबर अगर ऑफ रिकॉर्ड बताई गई तो वो ऑफ रिकॉर्ड ही है। फिर आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं आज का हीरो बन जाऊँ, बड़ी खबर ब्रेक कर दूँ, नहीं। ये आपको वहां ध्यान रखना है। गणेश जी की सवारी, गणेश जी खुद तो कितने बड़े टिल डॉल के हैं, सवारी कितनी सी है, मूषक। ये मूषक कौन है? ये जो मूषक है हमारा सोर्स है। पत्रकार तो दिखता है अपने वीडियो के साथ, अरे क्या खबर लिखते हो भाई, क्या लिखते हो भाई, कहाँ से लाते हो भाई। अरे वो भैया का जो सोर्स है ना, असल हीरो तो वो है जो कभी सामने नहीं आएगा। वो मूषक है, इतना सा मूषक है जिसपे सवार है पत्रकार और घूम रहा है। गणेश जी तो दिखाई देते हैं मूषक। अगर सच में मूषक को मूषक की साइज को बनाया गया तो कभी क्या मूर्ति के नीचे मूषक दिखेगा क्या? गणेश जी की सवारी कभी नहीं दिखती। तो हमें अपने सोर्स जो हमारा मूषक है उसमें भी हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, स्वस्थ समाज की जब हम बात करते हैं ना, तो स्वस्थ समाज को जो टैबलेट देंगे, गोली देंगे तो स्वस्थ रहेगा। हम जब उसको पॉइजन देने लग जाएंगे दवाई के नाम पे तो क्या होगा, वो अस्वस्थ होगा। स्लो पॉइजनिंग से वो धीरे 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 मृत्युशैया पे हम समाज को मृत्युशैया की तरफ ले जा रहे हैं। स्लो पॉइजन से देनी तो हमको टैबलेट है, लेकिन हम दे क्या रहे हैं, हम स्लो पॉइजन कैसे दे रहे हैं तो उस पर मूषक से समझते हैं। किसी भी पत्रकार का सोर्स उसके लिए सब कुछ है, उसकी सांस वही है। अगर हमारे पास खबर लगाने वाले हमारे सोर्स ना हो तो हम खबर को तो कहीं ला नहीं सकते। घटनाएं अलग बात, वही चाकू मार दिया किसी ने, कोई नेता बयान दे गया, आज मुख्यमंत्री आ गए कुछ कह दिया, तो चीज हो रही है, हम सबको पानी पड़नी है। जनता आपको पता होना चाहिए मुझे समाज को कोई देना है जो उचित है, अनुचित चीजें हमें नहीं देना। अगर आपने जर्नलिज्म को पढ़ा होगा कुछ लोगों ने, या पुराने संपादक भी बताते थे कि एक चीज होती है, एक शब्द होता है गेट कीपिंग जर्नलिज्म में। अब वो गेट कीपिंग खत्म हो गई, और जब वो गेट कीपिंग खत्म हो गई ना, चौकीदारी खत्म हो गई ना पत्रकारिता की, तभी हमें ये बात करनी पड़ती है कि हम समाज को स्वस्थ बनाएंगे तो मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता क्या भूमिका होगी, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता कैसे होगी, मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता है क्या चीज। तो वो जो गेट कीपिंग है, यानी दरवाजे पे बैठ के ये तय करना कि कौन अंदर जाएगा और कौन अंदर नहीं जाएगा। हर किसी के लिए हमारी बुद्धि का दरवाजा नहीं खुला है, हम तो फ्री नहीं है। हमें हमारा चौकीदार बैठाना पड़ेगा कि हम हमारी खबरों में क्या जाएगा और क्या निर्दयता के साथ उतना सामर्थ्य बुद्धि में पैदा करना होगा। बिल्कुल अपने प्रति निर्दयी बनना होगी, नहीं ये खबर नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ये हम सबको अब इस वक्त पूरी दुनिया की, समाज की, देश की, अपने गली मोहल्ले की, अपने हरदा की अगर चिंता करनी है तो ये हमको व्यक्तिगत रूप से, ये नहीं कि भैया हम तो 10 सुन रहे हैं तो करेंगे पड़ोसी बैठे हैं, नहीं, मुझे क्या करना है वो मुझे तय करना है। तो ये तो गणेश जी, फिर नारद जी की भी बहुत बात होती है, मैं जल्दी से बात खत्म करूँगी, आप सबको जाना भी है, पता है और कार्यक्रम समय पर खत्म हो जाए। 3 चीजें नारद जी से भी सीख लीजिए, क्योंकि नारद जी को आदि पत्रकार माना गया है और ये कहा गया है कि वो पत्रकारिता ही कर रहे थे। हम भी वही करते हैं, बात करते हैं सम्मानजनक रूप से। तो 3 चीजें आप देखिए नारद जी की, बहुत सारे गुण है वैसे, तो 3 गुण बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। एक अथकता, बिना थके भ्रमण करना, ये भी आज की पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा रोग कहिए कि लोग है ना मोबाइल आने से, व्हाट्सएप आने से ना स्पॉट पे नहीं जाना चाहते, जो जैसा प्राप्त हुआ वैसे बढ़ा दिया आगे। ये गलत है। वो किसने कैसे देखा, वो आपकी बुद्धि नहीं है, वो उसकी बुद्धि उतनी थी कि नहीं थी करने वाले की, वहां पर आपने नहीं देखा, दर्शकों से बात नहीं की, आप और कुछ अच्छा निकाल सकते थे, सब देखिए वहां संधान हो सकता था, लेकिन हम इतने थक गए हैं कि हम जाना नहीं चाहते। देखिए पत्रकार बने हैं तो तनख्वाह मिल रही हो चाहे नहीं मिल रही हो, चैनल खबर चला रहा हो अथवा नहीं चला रहा हो, अखबार खबर छाप रहा हो अथवा नहीं छाप रहा हो, एप्रिशिएट कर रहा हो अथवा नहीं कर रहा हो, अगर हम पत्रकार
ये बहुत तपस्या का काम है, तप का काम है, आप सब जानते हैं कितने घंटे काम करना पड़ता है। मेरा दीदी बिल्कुल 24 घंटे पुलिस वालों जैसा है, कोई छुट्टी, कोई दिवाली, कोई होली नहीं, कभी भी आदमी फील्ड में, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई परिवार नहीं। तो हम लोग उस तरह के लोग हैं ना, तो हमें नारा चीजें अथक सब जगह का चक्कर लगा रहे हैं बिना थके। दूसरा, निडर, हर पत्रकार को निडर बनना होगा। स्वार्थ की जब चीजें करने लगते हैं ना, हमको निडरता खत्म हो जाती है, फिर हमें डर, कुछ कहने के बुरा लग जाएगा, अरे कैसे बोलूं। नहीं, नारद जी जो है वो चाहे देवता हो चाहे असुर, सुर हो या असुर, वो दोनों के मुंह पे बात कर रहे, वो डर नहीं रहे। उसको असुर राज के सामने खड़े होकर उसके मुंह पे कह रहे हैं नारद जी, डर नहीं रहे। विष्णु जी के सामने खड़े होकर विष्णु जी के मुंह पे कह रहे हैं, विष्णु जी के सबसे बड़े भक्त हैं। शंकर जी के सामने खड़े होकर कह रहे हैं जो कहना है, सत्य कह रहे हैं क्योंकि, तो सत्य कहने वाला कभी भी डरता नहीं है, और हमें भी सत्य कहना है और निडर होना है। और तीसरी महत्वपूर्ण चीज जो मैंने पहले भी कही, विश्वसनीयता। विश्वसनीयता को बनाए रखना होगा। अगर स्वस्थ समाज हम चाहते हैं, हम कहें और लोग हमारी बात मान लें, तभी तो पत्रकार होने का कोई मतलब है। नहीं तो लोग तो कहते हैं अच्छा अरे टीवी वाले तो कुछ भी दिखाते हैं, आज बाल में तो कुछ भी शब्द है, कहने लगे ना लोग। क्योंकि हमारे लिए तो लज्जा की बात है सब पत्रकार के लिए कि हम क्या कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, दिखाई नहीं होंगे तभी तो लोग कहते हैं। तो हमें विश्वसनीयता को पुनः स्थापित करना होगा। जब नारद जी, सबको पता है देवता है, नारायण के भक्त हैं, नारायण नारायण करके घूम रहे हैं, लेकिन वो किसी असुर के सामने खड़े होकर कुछ जब कह रहे हैं तो उस असुर को संशय नहीं उठता कि नारद कह रहा है क्यों माना, वो कह रहा है नारद ने कहा है तो सोचना ही पड़ेगा। कितनी बड़ी बात है विश्वसनीयता। आप आज क्या हो गया है, पत्रकारों को टैग करने लगे, ये तो कांग्रेस की है, ये तो भाजपा की है, ये तो मराठा है, आपकी बात नहीं सुनी जा रही। लेकिन आपको इससे उबरना होगा, इस संकट से, कि अगर मान लीजिए विशाल जी बैठे हैं, विशाल जी ने कोई बात कह दी तो सब उसको उतने ही सम्मान से स्वीकार करें कि नहीं ये पत्रकार कह रहा है, हम तो मानेंगे। अगर नई दुनिया, जैसे भाई जी कह रही थी मैं नई दुनिया इस समय छप नई दुनिया ने लिख दिया तो वो अकाट के, और कोई खबर नई दुनिया ने नहीं छापी तो लाख कोई अखबार छापता रहे, कोई नहीं मानता था, तो कम से कम प्रशासनिक अधिकारी विश्वास नहीं करते थे, वो भी समय हमने देखा। तो हम अखबारों का और चैनलों का तो बिल्ला नहीं उठा सकते क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग हैं, उसके मालिक हैं, उसके और संपादक हैं, पत्रकार हैं, पर क्या हम अपना व्यक्तिगत रूप से स्वयं का ये बीड़ा नहीं उठा सकते कि अगर प्रियंका कौशल ने कोई बात कह दी, खड़े होकर कोई खबर कह दी तो प्रियंका ने कहा है तो भैया सही हो, ये हम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। हम इतनी मेहनत करते हैं तो कम से कम आप सबसे निवेदन है कि विश्वसनीयता लाएं, और उसी से हम जब विश्वसनीयता के साथ में बात करेंगे, समाज में स्वीकार की जाएगी, सुनी जाएगी, तो हम समाज को जो देना चाहते हैं तो समाज देगा, और जो हम स्वस्थ समाज चाहते हैं वो करेगा। दो बातें और मैं आपको कह के बात खत्म करूँगी कि आप देखिए कि मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, रहती में रायपुर में, कई सारे चैनल्स में काम किया है, लगातार बस्तर दौरा मेरा होता है, नक्सलियों की हमने इतनी खबरें कवर की, हमारा कई बार आमना सामना हुआ, और 2 से 3 बार ऐसा हुआ कि मौत के प्रत्यक्ष दर्शन भी हुए। तो अब मैं आपको बहुत मजेदार बात बताती हूँ, क्योंकि हम पत्रकारों को ये लगता है सबको कि हम तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम स्वयं को मानते हैं अपने आप को, पत्रकारों को ये लगता है मैं तो पत्रकार हूँ, मैं उस फेज से गुजरी हूँ, और मुझे तो आध्यात्मिकता ने थोड़ा और विनम्र होगी, और मैंने उस चीज़ को बड़ी कॉन्शियसनेस को खत्म कर लिया। लेकिन आमतौर पर छोटे छोटे आते कि बिल्कुल अभी बच्चा निकला है यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके, उसने आज किसी पोर्टल का माइक पकड़ा है, उसको लगता है अब तो मैं पूरी दुनिया को मानूंगा ऐसे बोल रही, तो हम तो बहुत बड़े स्वयं को मानते हैं। अब देखिए जब मौत से जब साक्षात्कार होता है ना एक पत्रकार का, वो सुनिए आप क्या होता है। तो बस्तर में बार बार जाती हूँ, 2-3 बार ऐसा हुआ कि अब ये अंतिम घड़ी है थी, और मैंने वहां पर क्या है, अच्छा बताइए अगर मौत सामने खड़ी हो तो क्या होगा, कोई भी भाई बताइए, मृत्यु तो सामने ही खड़ी हो तो क्या करेंगे आप, बताइए ना। मृत्यु तो किसी के भी सामने आ सकती, सबको मरना है, पहले तो बचाव का प्रयास करें। नहीं अरे भैया आप कोई ना आपकी सिर्फ गोली निकाली तलपटी पर बंदूक तो क्या ही बचोगे आप उस समय तो बुद्धिमानों की बुद्धि भी नहीं चलती, उस समय आपकी एक ही काम करता है, क्योंकि मुझे अनुभव है इसलिए पता है, भगवान को याद, कुछ नहीं आपको सूझेगा, आप क्या बचाव का प्रयास करेंगे, आपको सूझेगा ही नहीं कुछ, आप तो एक ही काम कर सकते हो उस वक्त, हे प्रभु रक्षा करो, बचाओ, कोई गलती हो तो क्षमा करो, कुछ
कुछ भी पहला ख्याल नहीं आएगा आपके मन में कि हे भगवान बचाइए। जिसको भी आपका इष्ट होगा आप उसी को पुकारोगे, या तो हनुमान जी की तो लगे बजरंगबली, चालू जाएगी हनुमान चालीसा आपके अंदर ही अंदर चालू जाएगी। जय हनुमान ज्ञान प्रसाद जय विष्णु लोक है, जो जिसको मानता होगा उसको याद करेगा। तो जब मृत्यु से साक्षात्कार होता है ना, तो पहली चीज यही आती है, हे प्रभु बचाओ, हे भगवान बचाओ, हे भगवान रक्षा, ये आता है। अब आप ये बताओ मुझे कि एक आदमी से आप रोज बात करते हैं, रोज आपको फोन करता है एक आदमी, ऐसा है, ठीक है, आप उससे रोज बात करते हैं, आप उससे यूज टू है बात करने की, आपको पता है दिन में एक बार मुझे दुआ सलाम करेगा ही। एक आपके मन में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर बन गया, और एक आदमी से आप सालों बात करते, क्या पता याद भी नहीं हुआ आपको कौन है, कहाँ मिला था, क्या संबंध है, भूल जाते कई बार। एक आदमी से आप रोज बात करते हैं, एक आदमी से आप सालों बात नहीं होती। अब आपको दोनों ने फोन किया है, आप व्यस्त हैं, किसका फोन उठाएंगे? किसका? हाँ, किसका उठाएंगे? पीछे वाले भैया लोग बताइए ना, आप संवाद कर रहे हैं। अब क्योंकि मुझे बोलना है तो मैं एक तरफा बोल रही हूँ, पर कर में संवाद ही देखूँ आपसे। हाँ, जिससे डेली बात होगी। उसका आप फोन क्या बोलोगे, कितने भी व्यस्त हो यार, बात कर, एक मिनट को यही बोलूँ कि मैं भी व्यस्त हूँ। आप जब वहाँ मृत्यु के सामने खड़े होगे, हे प्रभु बचा लो करोगे, अब उससे तो संवाद ही नहीं किया सालों से, कितने व्यस्त हो। बहुत बढ़िया, समय ही नहीं मिलता मेडिटेशन का। बहुत अरे भैया, जिसको तुमने सालों से नंबर डायल नहीं किया, उसके फोन नंबर पे तुम्हारा नंबर ही नहीं है, अब करते उठाए कहाँ से नीचे से, उठाएंगे तो उसकी सारी लाइनें बिजी हैं, वो तो उससे बात करना है, जिससे वो बात करना है। अब आपने सालों से बात नहीं की और आप उसको संकट में कह रहे हो कि फोन नहीं डाला, फोन नहीं डाला, अरे उसको क्या दोष दे? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक पत्रकार होने के नाते केवल अपने पत्रकार भाइयों के लिए कह रही हूँ, दुनिया की बात नहीं कर रही, रोज एक बार उसका नंबर आता है जरूर करें अपने जीवन में, क्योंकि मृत्यु से साक्षात्कार तो आपका होना ही होना है, चाहे वो आपकी रूटीन में होगी किसी दिन, या किसी दिन अचानक ही चले जाना। ऐसा नहीं है हम नक्सलियों के बीच में तो हमको भगवान याद आता है, हम तो कल आपकी नेवावत तक गए तो सड़कें देख के भगवान याद आ रहा और रात को पढ़ रहे थे तो रानी भाई मुझे तो लगा कि बाबा के बच्चे को डर कम ही लगता है कि बाबा कुछ नहीं होने देगा, लेकिन बाबा याद तो आ रहा था कि भैया राजेश भैया आप व्यस्त तो होंगे और अंधेरा हो गया है, इतने बड़े ट्रक आ रहे जा रहे हैं, भट्टे कहाँ गाड़ी पहुंच गई। मैं तो कह रही हूँ हरदा वालों को भी भगवान बोल के आता हो, लेकिन वैसे नहीं याद करना है, उसको मेडिटेशन करके याद करना है। आप आश्रम आइए, घूमते फिरते हफ्ते में एक बार आइए, मैं तो कहती हूँ गुरुवार को आइए, बोल लगता है, संडे को आइए, कुछ समय निकाल के, ये बहाना मत बनाइए कि हमें समय नहीं है, अपने लिए समय निकालिए। स्वस्थ समाज को बाद में आएगा, पहले आपके मन को स्वस्थ करना बहुत जरूरी है। हम सब बहुत प्रेशर में जी रहे हैं, क्योंकि हम सब सभी पत्रकार हैं, मैं जानती हूँ कि क्या प्रेशर होता है। हमारे यहाँ रोज एनकाउंटर हो रहे हैं, आप खबर पढ़ लोगे, दिल्ली में बैठे हुए लोग, क्योंकि मैं नेशनल चैनल में हूँ, जैसे एनकाउंटर शुरू होता है तो पहली बात बोलते हैं अरे मैडम विजुअल भेजो विजुअल, तो मैं कहती हूँ कि क्या गोली चलती वही चले ना कि विजुअल बनाने, और उन्हें ये भी नहीं पता कितने गहरे घने जंगल में हो रहे हैं, बहुत घने जंगल है, आप लोग आइए तो छत्तीसगढ़ आपसे घुमाएंगे। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि हम कितने प्रेशर में, दिल्ली वालों को नहीं पता कि बस्तर क्या है, बस्तर के अंदर कोंटा जिला क्या है, कोंटा जिले के अबुझमाड़ में कहाँ एनकाउंटर चल रहा है, कितने जंगल में, वहाँ जा ही नहीं सकता कोई पत्रकार, जब तक एनकाउंटर खत्म नहीं होगा, लाशें बाहर नहीं आएंगी, उनके विजुअल बनेंगे नहीं, तब तक हम भेजेंगे नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में कभी 24 घंटे लगते हैं, खबर तो भेजी जा रही है पर वीडियो नहीं भेज पाते 24 घंटे, और वो वहाँ से भेजे नहीं। तो अब ऐसे तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा आना चाहिए उनपे, पर नहीं आता, क्योंकि मुझे पता है, उनको पता ही नहीं कि हो पा रहा है। अब आप लोग आज से रण लेके जाएंगे कि मुझे क्या करना है, आपको एक नंबर डायल करना है, किसका? वो वाला डायल नहीं होता। आप कई लोग कहेंगे हम तो पूजा पाठ करते हैं रोज खड़े होके, वो उसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उसका कोई अर्थ नहीं है क्योंकि हम जो पूजा पाठ करते हैं ना, आधा दिमाग तो हमारा अपने काम में रहता है, अभी ऑफिस जाना है, अरे आज उससे मिलने जाना है, वो कवर करनी है, अभी तो ये असाइनमेंट्स है, तो भगवान को पूरा समय उसके सामने खड़े होके भी नहीं देते। 10 मिनट की पूजा करते हैं मात्र, उस 10 मिनट में 10 चीजें दिमाग में आती है। तो हमें मेडिटेशन सीखना होगा, मन को कंट्रोल करके परमात्मा को कैसे याद किया जाए, शक्ति कैसे भरी जाए। और मैं आपको विश्वास के साथ कहती हूँ, मैं 24 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए, मैं अपने घर में रहती हूँ, बहुत अच्छा जीवन मेरा है, बहुत अच्छा परिवार
है और इतना शक्तिशाली जीवन है और सारी समस्याओं से उपराम रह के भी पत्रकारिता करती हूँ और सर्वोच्च शिखर पे मैं मानती हूँ कि मैं पहुँची हूँ कि मैं एक स्टेट की संपादक हूँ और आज से नहीं, मैं 2011 से संपादक हूँ स्टेट। 2011 से मैं जिस भी चैनल पर रही, मैं न्यूज़ 18 की भी छत्तीसगढ़ की एडिटर रही। IBC जब न्यूज़ G24 घंटे हुआ करता था, उसके हम लोग फाउंडर हैं। G24 घंटे से जब IBC लॉन्च हुआ तो भोपाल में हमने ही लॉन्च कराया, 3 महीने के मैं इंदौर में भी रही। तो ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी भूमिकाओं में एक कम उम्र में अवसर मिला और सफलतापूर्वक उसका निर्वहन किया। तो कैसे किया? सिर्फ ईश्वरीय शक्ति के सामने। भगवान से बड़ा शक्तिशाली दुनिया में वो सिर्फ शक्तिवान है। अगर उसकी शक्ति हमारी शक्ति से भी, मैं देखिए जमीन पर पत्रकार सबसे शक्तिशाली है और आसमान में सबसे शक्तिशाली भगवान। मैं जमीन पे पत्रकार इसलिए सबसे शक्तिशाली कह रही हूँ कि पत्रकार है जो प्रधानमंत्री की भी आंख में आंख डाल के सवाल पूछता है, डरता नहीं है। SP कलेक्टर उससे डर रहे होते हैं जिले के, भले वो आपको दिखाएंगे नहीं, कुछ नहीं समझेंगे, आपकी बेइज्जती करेंगे, आप मिलने जाओगे समय नहीं देंगे, केबिन में नहीं बुलाएंगे। वो इसलिए करते हैं ताकि आपको ये लगे कि वो आपको कुछ नहीं समझते और वो आपको इसलिए कुछ नहीं समझते का मैसेज दे रहे हैं क्योंकि वो आपको सब कुछ समझते हैं। ये ध्यान रखिएगा, उन्हें पता है आप एक लाइन लिखोगे और गहरा असर हो सकता है, तो वो आपको दिखाएंगे कई बार ऐसा कि वो आपको समझ कुछ नहीं रहे, लेकिन असल में वो आपको सब कुछ समझ रहे हैं और केवल आपको ऐसा थोड़ा मानसिक रूप से डाउन करने के लिए कि आप सोचे अरे तो बड़ा साहब है, तो वो आपको ऐसा करेंगे। लेकिन आप अगर आपका अंतर मन शक्तिशाली है, आपके पास आध्यात्मिकता की शक्ति है, ईश्वर की शक्ति है, उसका भाव देखिए, आपका ऑरा ही बदल जाएगा, आपकी चमक ही कुछ और रहेगी, आपके शब्द ही बदल जाएंगे, आपका भाव बदल जाएगा। भाव और भावना बदल जाने से ना चीजें पूरी ही बदल जाती है। और आखिरी बात कह के बात को समाप्त करूंगी क्योंकि समय का मुझे पता नहीं चलता मुझे बोलना। तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें, उसको भी हमेशा ध्यान रखिए। चरण और आचरण का भेद हर व्यक्ति को जीवन में समझना चाहिए और अपने जीवन में उसको उतारना चाहिए। सबके पास चरण भी है और सबका अपना अपना आचरण भी है। तो चरण और आचरण ये दो बहुत महत्वपूर्ण पहलू हमारे जीवन में हमारी सफलता का आधार बनते हैं। इसको ऐसे समझिए आध्यात्मिकता के साथ भी, फिर उसको पत्रकारिता की दृष्टि से भी समझेंगे कि आप मंदिर जाना है आज आपको, तो मंदिर जाने के लिए आपका चरण आपको मंदिर तक ले जाएगा, चरणों से जाएंगे। हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से बीके पुष्पेंद्र भाई, जो कि बाल्यकाल से ही इस राज्यों का अभ्यास कर रहे हैं और आपने भी कई सारी ऐसी समाचार पत्रिकाओं में काम किया है और वर्तमान समय माउंट आबू से एक पत्रिका निकलती है शिव आमंत्रण, उसके आप संयुक्त संपादक हैं। क्योंकि आजकल का जब हम पेपर पढ़ते हैं, कोई पत्रिका पढ़ते हैं तो उसमें आध्यात्मिक खबरें होती हैं, लेकिन उसको न्यूज़ के डिज़ाइन में तैयार करने का काम आपने किया, जिसको हर व्यक्ति बड़े ही रोचक ढंग से पढ़कर अपने जीवन के अंदर में उसको उतारने का प्रयास करता है। ऐसे बाल ब्रह्मचारी ज्ञानी तपस्वी राजयोगी बीके पुष्पेंद्र भाई जी, आपसे निवेदन करूँगा कि आप आज के हमारे इस विषय पर प्रकाश करें। ओम शांति, ओम शांति। सबसे पहले आज के इस सुंदर आयोजन के लिए मैं परमपिता शुभ परमात्मा का तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने आदरणीय हमारे राजेश भाई को ऐसे सुंदर आयोजन की प्रेरणा दी। तो एक बार आज इस अवसर के लिए राजेश भाई और हमारी आदरणीय दीदियों के लिए ताली हो जाए। साथियों, मैं भी 12 साल से पत्रकारिता कर रहा हूँ और पत्रकारिता की चुनौतियों और समस्याओं से बहुत करीबी से नाता रहा है। मैंने जिला स्तर से लेकर एक अनुभव यही रहा है कि एक पत्रकार का जो जीवन है वो दुनिया का सबसे बड़ा समाज सेवी होता है। छोड़ दीजिए कि हम आम इंसान हैं, आप आम इंसान नहीं हैं, आप सबसे बड़े समाज सेवक हैं। और एक पत्रकार को ऐसा कहा जाता है कि एक पत्रकार एक लाख के बराबर होता है।
मानते नहीं मानते आप, इसलिए आप साधारण नहीं हैं, आप इस समाज के विशेष आधार स्तंभ हैं, खास हैं और अनुभवी लोग हैं। इसलिए आपका समाज के प्रति दायित्व और बढ़ जाता है। जब हमारे ऊपर कोई विशेषता यदि लग जाती है, जैसे कोई साधु संत महात्मा होते हैं, तो उनको हमारा देखने के प्रति नजरिया अलग होता है, क्योंकि उनकी आत्मा को लोग अपने जीवन में स्वरोधारी करते हैं। वैसे ही आप समाज के बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानीय व्यक्ति हैं, तो इस ऐसे में आपका आचरण बहुत ही लोग फॉलो करते हैं, तो आपका आचरण मूल्यनिष्ठ होना बहुत जरूरी है। तो मैं आता हूँ विषय पर, जैसा कि आज विषय है स्वस्थ समाज के निर्माण में मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता की भूमिका। इस विषय पर हमारी आदरणीय बहन प्रियंका जी ने बहुत ही इस पे विस्तार से बताया है। मैं यही कहूँगा कि जहाँ भी मैं गया मीडिया सेमिनार में, तो एक बात मेरे सामने आती है, पत्रकार बताते हैं कि ये समस्याएं पत्रकारिता। तो देखिए ऐसा है कि यदि जीवन है तो समस्या है। जिस दिन आपके जीवन में समस्या बंद हो जाएगी तो ये मानने के लिए आपका जीवन नहीं है। समस्याएं तभी खत्म होती हैं जब हमारा अंत हो जाता है, मतलब मृत्यु के साथ जीवन से समस्याएं आती हैं। जीवन है तो समस्याएं, इन्हीं समस्याओं के बीच में हमें कुछ बेहतर करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिसे समाज याद रखे और उसको आचरण में ला सके। तो जैसे आज हम अखबार सुबह से अखबार पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहले ही पे या आप देखते हैं हेडर पे या लीड खबर है हमारी ये कि अमुक जिले में अमुक शहर में 25 साल की दंगी घटना हुई। तो मेरा यही सवाल है, मैं समझ में क्या साबित करना चाहते हैं, या तो ऐसा हो कि आपने, तो देखिए अच्छाई और बुराई होती है संक्रामक। आप किसी गुलाब के पौधे के पास से निकलेंगे तो आपका मन अपने आप खुल जाता है। आप कितने भी तनाव में होंगे, चिंता में होंगे, मन प्रसन्न हो जाएगा, बढ़िया प्रकृति के बीच जाएंगे, आप बगीचे में जाएंगे तो अपने आप मन प्रसन्न हो जाएगा। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रकृति की अपनी थोड़ी सी ऊर्जा होती है। तो वैसे ही अखबार में यदि आप ऐसी खबरें परोसेंगे, क्राइम की खबरें हैं जो समाज को नीचे गिरा दी है, तो स्वाभाविक समाज का इसका कैसे होगा? इस पर हम समाज पर नहीं करा सकते हैं कि नहीं समाज पॉइंट है। ये तरीका मुझे लगता है कि इस पर चिंतन का विषय है। हमारे जो बड़े स्तर के जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं उनको इस पर विचार करनी, हमारे समाज को किस दिशा में ले जाना चाहिए। तो दूसरी बात है कि सही ने सुनिएगा, तो देखिए वैसा ही आप हरदा में हैं, तो आप हरदा में रह के क्या बेहतर कर सकते हैं समाज के लिए। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि सप्ताह में कम से कम 2 ऐसी खबरें करें कि जिनको पढ़ के समाज को लगे कि नहीं समाज में आज भी अच्छे लोग हैं, समाज बहुत अच्छा हो रहा है। तो यदि मोटिवेशनल खबरें एक अखबार में 2 खबरें भी सप्ताह में मिलती हैं तो उससे कहीं ना कहीं समाज को एक दिशा मिलती है। मेरा अनुभव है कि मैं आज जो भी हूँ, जहाँ हूँ, थोड़ा बहुत जो लिख पाता हूँ, तो उसमें समाचार पत्र की सबसे बड़ी भूमिका, उसमें भूमिका है मोटिवेशनल खबर होती। जब पढ़ देंगे कोई किसी बच्ची का अपंग है, उसने मेडल जीता, देश के लिए नाम रोशन किया, तो हमें प्रेरणा मिलती है कि जब ऐसे दिव्यांग लोग भी अगर ऐसा कर सकते तो हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे ही अच्छाई को यदि हम फैलाएंगे तो अच्छाई मिलेगी और बुराई को फैलाएंगे तो बुराई मिलेगी। तो इसके साथ ही आप सभी को अभी 26 सितंबर से माउंट आबू में राष्ट्रीय मीडिया सेमिनार है, तो सभी में आप सभी का हार्दिक निमंत्रण है। आप सभी आमंत्रित हैं। हमारे राजेश भाई संपर्क के जो भी पत्रकार साथी उसमें आना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं, मुख्यालय से आपके लिए निमंत्रण है। इसके अलावा एक चीज और हम देखते हैं कि आजकल जो है कोई भी आती है तो हम तथ्यों की जैसे इससे प्रकाश डाला है, तो मैं थोड़ा इस पे चर्चा करना चाहूँगा कि हम उसकी जांच नहीं करते। मैं खंडवा में रहा हूँ 2 साल और रतलाम में रहा हूँ, इंदौर में रहा हूँ। मैंने कई बार ये देखा है कि खबरों में हम जल्दबाजी में क्या करते हैं कि पता चला घटनास्थल पर 2 की मौत हुई है और हम लिख देते हैं 5। तो जब बाद में वेरीफाई होता है तो कुछ और ही निकलता है। तो प्रयास रहे कि हमारी जो खबर है वो तथ्यों के साथ हो। ये आजकल व्हाट्सएप के जमाने और ऑनलाइन के जमाने में आदि में कई ऐसे अखबारों में ऑनलाइन में समाचार आए हैं
जो आपके द्वारा प्रेस हो चुकी है वो आधा घंटे बाद आप देखते हैं तो गायब हो जाती है। तो ये सब हमारा दायित्व बनता है समाज के प्रति कि हम इसके लिए गंभीर रहें। और इसके अलावा एक और चीज़ है कि सन 2018 की बात है, एक सागर जिले की बच्ची थी, तो उसके 10th में 97% आ रहे थे और उसके पिता की हालत ये थी कि वो मजदूरी करते थे। तो उन्होंने मैंने सोचा कि चलो आप अपने बच्ची ने आकर कैसे संघर्ष करके पढ़ाई की अपने खंडवा कि एक पूरा दिन में खेतों में काम करती थी, रात को पढ़ाई करती थी। तो मैंने मात्र उसको सिंगल कॉलम पर बना के अपने फेसबुक अकाउंट पर डाल दी। अब देखिए उसको उस खबर को 700 लोगों ने शेयर कर दिया। उसकी मदद के लिए दिल्ली से लेकर के भोपाल, सागर, इंदौर, ग्वालियर, छतरपुर, झांसी, यहाँ तक कि चीन से भी मेरे पास फोन आया कि आप हमें बच्ची का अकाउंट नंबर दीजिए और जो भी हमसे मदद बन सकेगी हम पूरी मदद करेंगे। तो आपका एक छोटा सा प्रयास देखिए किसी की जिंदगी संवार सकता है। तो जितना हो सके आप अपने जीवन में छोटे छोटे प्रयास करते रहें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन से था कि मैंने 10 लोगों का जीवन बना दिया तो मेरा जीवन सफल। और आप तो डेली तरह के पत्रकार हैं, हर तरह के लोगों को मिलना होता है। जो समाज प्रमुख जैसी संस्थाएं अच्छा कार्य कर रही है, ऐसी संस्थाओं को बढ़ावा दें, ऐसे लोगों को बढ़ावा दें जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं और इस कार्य को करेंगे। तो दूसरी बात मैं अपने अनुभव से ये भी कहता हूँ, इसमें यदि आप मेडिटेशन को जोड़ते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि पत्रकार का क्या मानसिक दबाव होता है मैं समझ सकता हूँ। मैंने 12 साल मतलब अखबारों में ही जॉब किया है। तो खंडवा में डेस्क में जाता कई बार स्थिति ये बन जाती थी, जैसे हम लोग डेस्क मीटिंग होती थी हमारी 10 लोगों की, तो कई बार छुट्टी में चले गए तो 4 लोग। फिर हम लोगों ने 4 लोगों ने भी बड़ी शांति से और टाइम से अखबार निकाला। तो जब आप देखो तो शांत मन से जब आप कोई कार्य करते हैं ना तो आपकी कार्य क्षमता तो बढ़ती ही है, तो साथ में वो काम आसान भी हो जाता है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और इसके लिए जरूरत सबसे ज्यादा आत्मबल। यदि आपको जीवन में परिवर्तन लाना है तो बिना आत्मबल के परिवर्तन संभव नहीं। हम दुनिया में देखते हैं जितने भी महान लोग हुए या जितने भी परिवर्तन का कार्य किया है वो आत्मबल से ही संभव हुआ है। ब्रह्मा कुमारी से 1937 में प्रतिज्ञा की गई थी तो किसी ने सोचा कि नहीं होगा का रूप ले लेगा। तो ये कैसे संभव हुआ? आत्मबल। यदि हम जीवन में आत्मबल ऊंचा बना रहे अभी जो भी पूरा लाइफ चैनल है, इसके अलावा हमारी पत्रिका निकलती है ज्ञान जो वर्तमान में सर्कुलर दृष्टि 3 लाख से अधिक है। और एक हमारा समाचार पत्र है पाक्षिक है वो मीडिया उसके भी करीब 50,000 तक है। और सेवा आंदोलन की हमारा तो इन सब का मकसद यही है कि ये जो मीडिया ब्रह्मा कुमारी था इनसे भी पढ़ के लाखों लोगों का जीवन बदला। बहुत छोटे स्तर में शुरुआत हुई लेकिन कहाँ से कहाँ बढ़ा। तो शुरुआत हमेशा अच्छी शुरुआत होती है, सकारात्मक शुरुआत होती है, वो बहुत छोटे स्तर से होती है। और खास ये सुंदर आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हमारे अधिकारी सराय का जिन्होंने यहाँ पर बुलाया। तो हमारी बहनों का इनका त्याग तो मुझे कई बार सोचता हूँ तो आश्चर्य होता है कि इतनी इन्हें अपने जीवन में त्याग किया है कि घर बार छोड़ के अपना पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया। बताइए इनका क्या स्वार्थ। आज आप सब लोगों को इकट्ठा किया, आप सबका सम्मान का भाव था। ये था कि हमारे पत्रकार भाई ने जो उनका जीवन भी बदले, उनके जीवन में शांति आए, सबको आनंद में रहे। तो यही कहना चाहेंगे कि आप समय निकालते भले महीने सप्ताह में दिन आए लेकिन आप मेडिटेशन सीखें और उनका होकर के देखें एक बार इससे लाभ क्या होगा। भले आप संस्था से नहीं जुड़े हैं लेकिन एक बार इस उद्देश्य से भी आप कार्य पर वो कर सकते हैं कि आखिर है क्या ब्रह्म। अभी तक लोग इतना ही जानते हैं ब्रह्म कुमारी सभी वस्तुओं में रहती ज्ञान को मानते, तो संस्था का ये ज्ञान है क्या। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई की टीम को जिन्होंने हमें पत्रकारिता से संबंधित कई अपने अनुभव शेयर किए कि जब जीवन के अंदर में आध्यात्मिकता आ जाती है और ध्यान का समावेश जब हम करते हैं तो निश्चित ही हमारी कार्य क्षमता तो बढ़ती है लेकिन मन की शांति को भी हम अनुभव करते हैं। तो हम कुछ क्षणों के लिए उस शांति का अनुभव करेंगे। तो मैं डी के भवेदा बहन से निवेदन करूँगा
कि वे आपको राजयोग की अनुभूति करें। जी केवल इस ईश्वरीय दरबार में, परमात्मा के इस आंगन में आज हम सभी इकट्ठे हुए हैं। ईश्वरीय दरबार में, जैसे कि दीदी ने बताया कि हम सबसे कांटेक्ट करते हैं पर उसका कांटेक्ट नंबर नहीं मिल पाता। क्यों नहीं मिल पाता? क्योंकि आपस में ही कई बार लाइन जुड़ी होती है कि वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते। और उसमें कुछ वायरस ऐसे होते हैं, जैसे आज की कलयुगी दुनिया में किसी से ईर्ष्या, किसी से नफरत, किसी से द्वेष, किसी से घृणा, ये वो वायरस है जो जाकर भी हमें उस तक पहुँचा नहीं पाते। इसलिए कहा कि अगर वो परम शक्ति हमारे सामने आकर भी खड़ी हो जाती है तो रावण भी उसको नहीं पहचान पा रहा था। कारण था कि उसमें अहम था। तो आज एक छोटी सी एक्टिविटी कि आज दीदी ने एक लाइन और कही थी जो विशेष कहा था कि हम पत्रकारों में कि अर्थ मानव में समझती हूँ धन नहीं होता, लेकिन धन से भी ऊपर एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है जो हमको बचपन से मिली है। जैसे में संसार में आए हम मनुष्य आत्माएं, आज मुस्कुराता बच्चा हर किसी को अच्छा लगता है, लेकिन जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम मुस्कुराते कहीं ना कहीं होते जाते हैं। प्लीज स्माइल, प्लीज स्माइल, प्लीज। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और दो का जोड़ी बनाइए। रोज यहाँ पे न्यूज पेपर निकालता है जिसे हम बच्चे रोज सुनते हैं और उसको सुनकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। परमात्मा जब इस धरा पर आता है तो सबसे पहले हम बच्चों को अपनी सत्य की पहचान कराता है। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आज जब व्यक्ति से उसका परिचय पूछा जाता है तो प्राय व्यक्ति अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन मेरा कहने वाली भी मैं कौन हूँ? तो उस परम शक्ति ने हम बच्चों को अपना परिचय देते हुए कहा कि मनुष्य आत्मा का जीवन दो चीजों का मेल है। ये 5 तत्वों का बना शरीर जो कि पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि से बना है। इस शरीर को जो शक्ति चला रही है, जो ऊर्जा चला रही है, उसको हम रूह, आत्मा, एनर्जी कहते हैं, जो इस शरीर में यहाँ प्रकृति के मध्य निवास करती है। आत्मा ही वो चैतन्य शक्ति है जो आंखों के द्वारा देख रही है। अभी मैं बोल रही हूँ तो कौन बोल रहा है? ये मुख नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं आत्मा इस मुख के द्वारा बोल रही हूँ। सुनने वाली कौन? आप सभी वो चैतन्य शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं, कानों के द्वारा सुन रही है। अपने अपने स्थान तक यहाँ तक चलकर आया। कौन चलकर आया? आदमी तो चलकर आई पैरों के माध्यम से। वो प्रचंड शक्ति अगर इस तन से अलग हो जाए तो ये 5 तत्व के शरीर को उठाने के लिए 4 व्यक्ति चाहिए। तो जीवन की वास्तविकता क्या है कि आत्मा है तो जीवन है। इस शरीर से आत्मा अलग हो जाए तो इस शरीर का कोई मोल नहीं। घर वाले भी इसको 24 घंटा रखने वाले नहीं है, कहीं जाओ इसका अग्नि संस्कार करते। लेकिन हम सभी, खासकर आप सभी भाई तो जाते हैं शमशान में आए दिन। आजकल तो मौत का खेल ही चल रहा है। हम रोज एक नई बॉडी जलाकर आते हैं। उस पल पर हमें शमशानी बैरागी जरूर आता है, पर कभी हम चिंतन नहीं करते कि मैं हूँ कौन आखिर। अगर हम इस सत्यता में टीके, ये शरीर तो मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा मैं सृष्टि रंगमंच पर पाठ प्ले कर रही हूँ। देखिए ये खेल कितना जबरदस्त हो जाता है। और जैसे आत्मा और शरीर तो अलग अलग चीजें हैं, तो शरीर का पिता तो जिसका आप सभी को परिचय है, आपके पिता, आपके पिता, आपके पिता, उसका नाम क्या है, रूप क्या है, वो क्या करता है। लेकिन इस शरीर को शक्ति चला रही, उसका भी तो कोई पिता होगा ना। मंदिर में जाकर हम गाते हैं कबीर माता जपिता कि तुम माता पिता बंधु सखा साधन सब कुछ हो। घर में सारे संबंधी बैठे, फिर मंदिर में जाकर उस परम शक्ति को इन चीजों से हमने संबोधित किया तो किस भाव से किया? तो वो आत्मिक भाव था कि शरीर के संबंध तब तक के जब तक शरीर है, लेकिन आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ सदा
होता है। जैसे आकाश से तारा चमकता है, वैसा चमकता हुआ हम आत्माओं का स्वरूप है, और जैसी आत्मा है वैसे वो परम शक्ति परमात्मा जिसका रूप बिंदी रूप है। परमात्मा के आज संसार के अंदर आप सभी जानते हैं कि विश्व में जो अशांति फैल रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका मूल कारण एक ये भी है कि व्यक्ति खुद से खुदा से भी अनजान है। इसलिए कहा कि खुदा को जानने से पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है। हम सभी बचपन में गीत सुनते आए, पढ़ते आए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब आपस में भाई भाई। तो किस भाव से हमने कहा था कि हम भाई भाई हैं? भाई भाई माना एक पिता के बच्चे। अगर देह की दृष्टि से देखें तो हम सबके पिता अलग अलग है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से देखा जाए तो हम सबका पिता एक है, क्योंकि भगवान एक है, ईश्वर एक है, सत्य हमेशा एक ही होता है। ये तो जमीन वालों ने बांट दिया कि तेरा भगवान अलग, तेरा भगवान। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में उस एक सत्य परमात्मा का भी परिचय दिया जाता है कि परम शक्ति वहाँ जो सर्वोच्च है, परम शक्ति वहाँ जो सर्वधर्म मान्य है, परम शक्ति वहाँ जिसके ऊपर कोई पावर नहीं गई है। और इस प्रकार अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की संख्या है, लेकिन परमात्मा एक है जो अजन्मा है, अशरीरी है, विदेही है, पूर्ण जन्म रहित है। आत्मा और परमात्मा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि हम सब आत्माओं ने माँ के गर्भ से जन्म लिया, वो परम शक्ति स्वयंभू है, वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं ली, उसका नाम सदाशिव है। शिव, आप सभी मंदिरों में गए हैं, शिव के मंदिर में किसी मूर्ति का दर्शन नहीं होता, लेकिन ज्योतिर्लिंग का दर्शन होता है। वास्तव में शिव बिंदी रूप है, लेकिन भक्तगण उसकी पूजा कैसे करें, इसलिए भक्तों ने उसको ज्योतिर्लिंग का आकार दिया है, उस पर बेल पुष्प पत्र चढ़ाने के लिए। नहीं तो वास्तव में शिव तो बिंदी रूप ही है। हम अगर जैसे हमारे 4 धाम होते हैं, अगर हम मक्का मदीना में जाएं तो वहाँ पर भी संगी असगर नाम से पवित्र पत्थर है जिसको अल्लाह नूर इलाही कहते हैं, और कहा जाता है कि जब तक उसको चूम ना ले हज की यात्रा कबूल नहीं होती है। प्रकाश उसी परम शक्ति के लिए ही कहा गया है। हम क्रिश्चियन धर्म में जाएं, चर्च में कभी मोमबत्तियां जलाई जाती है, और यीशु ने कभी नहीं कहा कि आई एम गॉड, लेकिन यीशु ने हमेशा कहा गॉड इज लाइट, कि जो प्रकाशमय है वही परमात्मा है। अगर हम सिख धर्म में जाएं, गुरु नानक साहब ने कभी नहीं कहा कि मैं ईश्वर हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही सीमित शब्दों में परम शक्ति का परिचय दिया कि एक ओंकार निराकार सत्यनाम अजोनी निर्वैर अपार मूर्त, ये शिव की ही तो महिमा है। तो सभी धर्म की आत्माओं ने जिस परम शक्ति को मान्य किया है वही ईश्वर है, और वो एक है, और उस एक ही ईश्वर की हम सभी संतानें, हम सभी आत्माएं आपस में भाई 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 बहन हैं। अगर ये बात आज संसार के सभी लोग जान जाए तो हमारा भारत फिर से स्वर्णिम भारत बन जाए। सत्ययुग आने में देर ना हो, बस आवश्यकता है खुद को पहचानने की, खुद के अंतर मन में जाने की। लेकिन क्या करें, हम बाहरी इतने उलझे हुए कि हमको अंदर जाने की फुर्सत ही नहीं है। जैसे अभी बताया कि आप सभी जगह जगह से खबरें लेते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। कभी ये सोचा कि मेरे मन के अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर कितनी हलचल मच रही है। और अंदर की हलचल तब पता चलेगी जब हम खुद के लिए वक्त निकालेंगे। और इसलिए हमारे जितने भी वक्तव्य सामने हम सभी ने आपको इशारा दिया है कि अपने जीवन में मेडिटेशन के लिए कुछ पल जरूर निकालिए, खुद के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। मेडिटेशन क्या है? यहाँ पर मेडिटेशन के नाम पर कोई मंत्र तंत्र नहीं दिया जाता, और ना ही यहाँ पे कोई गुरु चेले का संबंध है। संबंध तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आप सभी आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। तो ये हमारा ईश्वरीय परिवार है, शिव परमात्मा के हम सभी बच्चे आपस में भाई भाई भाई। ब्रह्मा कुमारी एक गॉडली फैमिली है, छोटा मोटा परिवार नहीं, बहुत बड़ा परिवार है।
और आप सभी अपने भाग के लिए ताली बजाइए कि आज आप भी इस परिवार के साथ। आत्मा की 3 शक्तियां होती है, मन, बुद्धि और संस्कार। इसमें मन का जो रोल है ना, विचार करना। मनुष्य आत्मा की जैसी आंख खुलती है, आंख बंद होने तक वो सोचता ही रहता है, कुछ ना कुछ उसके मन में चलता ही रहता है। 4 प्रकार के विचार होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, व्यर्थ और आवश्यक। हमें अपने आप को चेक करना होगा कि मेरे मन में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं। आज संसार में जो इतनी अशांति फैल रही है, आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति सुबह पढ़ता है, न्यूज़पेपर का सबसे बड़ा माध्यम है और उसका आधार हम सभी लोग हैं। आप देखिए कि बहुत बड़ा रोल है इस संसार की शांति लाने में आप सभी भाइयों का। अगर आप लोग चाहें तो ईश्वरीय कार्य में अपनी इस कला के द्वारा विश्व में शांति लाने का कार्य कर सकते हैं। आज आप जो भी न्यूज़पेपर में डालते हैं, संसार के लाखों लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह उठने से, तो जो भी वो न्यूज़ में जो पहली खबर पढ़ते हैं आंखों के माध्यम से, वो उनकी बुद्धि कैच करती है। A to Z आज के समय में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, हम वायरस को किस रूप में डालते हैं, वो लोग उसको। अब अगर नेगेटिव व्यर्थ अगर खबरें हैं, आज लाखों लोगों ने उसको पढ़ा, फिर अगर फैलाया, पता है आज पेपर में ऐसा आया था, पता है आज ऐसा हुआ था, 1 से 2, 2 से 3, कैसा वातावरण बना? विचार कीजिए, कैसा वातावरण बना? स्वाभाविक है, समझ सकते हैं। अब हम अगर चाहें तो अगर हम उसमें अच्छी खबरें डालें, पॉजिटिव सकारात्मक अगर खबरें डालें, तो व्यक्ति का जब विचार की धारा बदलेगी तो संसार की धारा ऑटोमेटिक बदल जाएगी। अगर शांति और सकारात्मक गुण अगर हम खबरें अगर न्यूज़पेपर में देते हैं तो संसार को में शांति लाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। बस छोटी सी आपसे उम्मीद। कई भाइयों को जब भाई साहब मैसेज करे थे तो भाइयों ने कहा कि हमारा सम्मान क्यों दो, हम नहीं, वो परम शक्ति के बल पर आप लोग हाथ लगाए हैं। हम लोग इंस्ट्रूमेंट थे, हम लोग क्या, आपकी इतनी छोटी छोटी बहनें हम लोग आपके आगे। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, इतना नॉलेज आपके पास है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। बाहर क्या हो रहा है हम नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती है कि जो कुछ भी हो रहा है सारा खेल हमारे विचारों का है। तो बाहर संसार में शांति लाने से पहले हमें अपने मन को शांत करना पड़ेगा। मन को नहीं दिशा देनी पड़ेगी। कैसे देंगे, क्या करेंगे, कैसे मेडिटेशन करेंगे? तो हम सभी कुछ पल के लिए चलते हैं अंतर यात्रा की ओर। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने स्थान पर आप अलर्ट होकर बैठें कुछ पल के लिए। परमादरणीय प्रियंका दीदी, आदरणीय भूपेंद्र जी, विशाल जी, राजेश जी, और जो इस केंद्र को संभाल रही किरण दीदी, अन्य दीदियाँ तथा हृदय नगर के सम्मानित और आत्मीय पत्रकार बंधु, अभी प्रियंका दीदी पत्रकारिता के संबंध में विस्तार से परिचय दिया कि एक पत्रकार को क्या करना चाहिए। मैं थोड़ा संक्षेप में इतिहास बता करके फिर 2-1 बातें कह करके अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, क्योंकि प्रियंका दीदी हरदा में लोग 10:30-11 बजे भोजन करते थे और आपने ब्रह्मा भोज भी रखा है और 1 बज रहा है, तो मेरे ख्याल से सबके मन में जो है पूजा ज्वाला प्रबल हो गई। इसलिए कुछ बातें कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपको पत्रकारों का परिचय दूं। दीदी ने एक नाम लिया था नारद जी का। ये सबसे बड़े पत्रकार,
इनका संबंध देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों से। कोई भी रहस्य इनसे उद्घाटित नहीं। तो अगर कोई पूछे कि सृष्टि का सबसे बड़ा पत्रकार कौन है, तो हम कहेंगे वो नारद जी। राम ने शबरी को जो 14 भक्ति सिखाई थी, तो नारदी भक्ति सूत्र की रचना नारद ने की। अब विश्व का सबसे बड़ा पत्रकार कौन है, तो वो तो मुझे अभी तक नहीं याद हुआ। लेकिन विश्व का पहला समाचार पत्र कौन था, ये जरूर याद। और आप आश्चर्य करेंगे कि रोम से 131 ईस्वी पूर्व एक दुनीरा नाम का अखबार निकलता था, जो दैनिक था, और उसकी रचना होती थी या तो पत्थर पर या किसी धातु की पट्टी पर। मैं जब ये पढ़ रहा था तो मेरे को याद आया कि जब मैं 1967 में हरदा आया तो घंटा घर पर एक खंबा था और खंबे पर एक बोर्ड था, और बोर्ड पर कुछ कागज चिपके रहते थे जो हरदा के स्थानीय पत्रकारों की देन थी। बहुत कम पत्रकार थे। तो मेरे को लगता है कि रोम में इसी प्रकार की कुछ परंपरा रही होगी, एक नहीं अनेक अपनी अपनी अभिव्यक्तियों को लिप देते हो। वैसे भी आप बीती और जग बीती की अभिव्यक्ति का नाम ही पत्रकारिता। क्या बीती और संसार पर क्या बीत रही है, इसी का उल्लेख तो पत्रकारिता है। अब विश्व के बाद हम दूसरे देशों की चर्चा छोड़ते हैं, अपने राष्ट्र में आ जाते हैं। अपने राष्ट्र में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने की, और पहला समाचार पत्र अंग्रेजी में निकला था कलकत्ता से, और इसके संपादक थे एक अंग्रेज जेम्स ऑगस्ट के। यह साप्ताहिक पत्र था। अंग्रेजी में निकलने वाला अखबार आप स्वाभाविक समझ सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश साम्राज्य की चर्चा से अलग कोई चर्चा नहीं करता। 30 मई 1826 को पहला पत्र जो निकला उसका नाम था उदंत मार्तन, जिसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। और अपने यहाँ आज भी पत्रकारिता दिवस 30 मई को मनाया जाता है। ये उस समाचार पत्र और संपादक के प्रति सम्मान भाव की अभिव्यक्ति। यह भी साप्ताहिक अखबार था, लेकिन 1933 से यह दैनिक हो गया। परतंत्र भारत में 1833 में ये दैनिक हो गया था। 1833 के बाद जो पहला अखबार निकला, मूक नायक। दीदी लोग थोड़ी चहल करनी बंद करें, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं क्लास में भी जब पढ़ाता था तो कहता था कि अगर राष्ट्रपति भी निकले बाजू से देखना नहीं। बिना आंसर के ये सब काम आप बात कीजिए, क्षमा करना। थोड़ी देर शांति से बैठ जाइए। ओम शांति। 1919 में यंग इंडिया निकली, जिसके संपादक थे महात्मा गांधी। उसके बाद दूसरा अखबार निकला 1920, मूक नायक, जिसके संपादक थे बाबा अम्बेडकर। तीसरा अखबार निकला हिंदुस्तान टाइम्स, जिसके संपादक थे सुंदर सिंह लायल। और चौथा
अखबार निकला, स्वतंत्र भारत में नहीं, स्वतंत्र भारत 1929, जिसका नाम था नवजीवन, और वो भी संपादित था के गांधी से। ये चारों अखबार और जुगल किशोर जी का अखबार, इनका केवल एक हेतु था, राष्ट्रीय आंदोलन। 15 अगस्त 1947 को पहला अखबार जो निकला स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, उसका नाम था स्वतंत्र भारत, और उसके संपादक थे अशोक। ये सब प्रिंट मीडिया था। अब मैं विस्तार से उन सब चीजों की चर्चा नहीं करूंगा। यहाँ पर सारे पत्रकार बंधु जिले के बैठे हुए हैं। आप सबको मालूम होगा कि अभी कुछ दिनों पूर्व मैंने हरदा जिले के लेखकों का सम्मेलन किया था, और मैं अपने पत्रकार साथियों से कह रहा हूँ कि अब की जो नारद जयंती आएगी या उसके आसपास, जहाँ जब आप कहेंगे, पूरे जिले के पत्रकारों को इकट्ठा करूंगा और 2-3 सत्र में बाहर से पत्रकारों को बुला करके अपन आपस में चर्चा करें। हमारा सौभाग्य है कि आज ये 3 पत्रकारों के बीच बैठ करके मेरे को पत्रकारिता की चर्चा करनी है। अब आप देखिए कि ये प्रिंट मीडिया ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम संभाले। अब प्रिंट मीडिया की जो स्थिति है उसका मैं ज्यादा उल्लेख करना नहीं चाहता, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसमें जो हो रहा है उसका भी मैं ज्यादा उल्लेख नहीं करना चाहता, क्योंकि नाना के आगे ननिहाल की बातें करो, इसका कोई अर्थ नहीं। केवल चर्चा करना है स्थापना। तो मैं केवल एक संकेत देना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 तक ये तो नाम है, लेकिन स्वतंत्र भारत को स्वतंत्र कराने के लिए छोटे छोटे पर्चे छोटे छोटे बच्चे बांटते थे। और आप आश्चर्य करोगे कि अपने हरदा में मिश्र परिवार में मन्नी चाचा और उनकी बहन अखबार नहीं थे, हाथ से इनके पर्चे देते थे कि कब क्या होना है, कौन क्रांतिकारी कहाँ आ रहा है, किसको कहाँ छिपाना है। प्रिंट मीडिया तो बाद में आया। ये हस्तलिखित पत्र जाने कितने चले जिनके नाम के हमको नहीं मालूम। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो राष्ट्र की स्थिति को कितना गड़बड़ कर रहा है, इसको हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं। अभी सृजन धर्म कम है, विध्वंस ज्यादा है। आप सब जानते हैं, आप सब जागरूक पत्रकार हैं। आज अपने राष्ट्र की क्या स्थिति है, मैं केवल एक उदाहरण दूंगा कि रूस और यूक्रेन का युद्ध लगभग 2 वर्ष से चल रहा है, लेकिन उन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपने राष्ट्र के प्रति विश्वास भाव व्यक्त किया है कि अगर ये चाहे तो युद्ध समाप्त हो सकता है। हमको गैरों से खतरा नहीं। 2500 साल तक गुलामी का कारण गैर नहीं थे, हमारे अपने थे। और अंतिम बात कह करके मैं अपना वक्तव्य समाप्त करूंगा, क्योंकि भोजन का समय हो रहा है कि आज पत्रकारों का सबसे बड़ा धर्म है, वो चाहे प्रिंट मीडिया से जुड़े हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हो, कि ये जयचंदों और वीर कासिमों को पहचाने, उनको सबक सिखाएं और राष्ट्र की अस्मिता को सुरक्षा के लिए अपना पूरा समय समर्पित दें। मैं दीदी से, राजेश जी से, प्रियंका जी से और हमारे विशाल भाई पुष्पेंद्र जी ने जो कहा, मैं जब वहाँ राजा तलाई वालों के जो मकान है वही था दिन पहले कमल पटेल जी के घर जो निवास है, तो वहाँ पुराना केंद्र था। तो मैंने 7 दिन का किया था
और बहुत मजा आता था। अभी राजेश जी से मैंने कहा कि एक बार और करूंगा, क्योंकि बहुत से भूल भाग गया हूं। पर एक बात मैं आपको बताऊं कि आप बताना तो मैं आपके साथ ही कर लूंगा, एक अपनी चर्चा कर लेंगे। क्यों लोकेश, अतुल, सब लोग मिल करके और ये राजेश जी से समझ लेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ कर लूंगा। और 4 दिन, अभी तो 7 दिन के बजाय 4 ही दिन दे, टाइम ले लेना, निकाल देना तो अपन भी करेंगे। और ये पर एक बात बिल्कुल सच्ची, 5 प्रश्नों का जवाब जानना हर एक को जरूरी। पहला, मैं कौन हूँ, मैंने जो हूँ वो नहीं हूँ, मैं कुछ और हूँ। मैं किसका हूँ, कहाँ से आया हूँ, 3 प्रश्न। चौथा, क्या करना है, और 5वां, कहाँ जाना है। इन प्रश्नों का योग राजयोग से मिल जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबने जो ब्रह्म कुमारी पूजा करके दीदी और भाई का मंत्र स्वीकार किया, तो मैं भी गौरवान्वित हूँ कि हमारे दीदी कह रही कि ये हृदय नगर के महात्मा गांधी ने नाम दिया था। और सचमुच ये मकान में रहने वाले लोग नहीं है, घर में रहने वाले लोग नहीं, ये आता एक घर है। ये राजेश जी ने मुझे फिर आप सबको कुछ कहने का, सुनाने का अवसर दिया, इसलिए मैं उसका आभारी हूँ। और ऐसे कार्यक्रमों में मेरा सदैव योगदान रहेगा। धन्यवाद। शर्मा जी, श्री अर्जुन, श्री ईटीवी दैनिक स्वतंत्र समय, सभी यहाँ पर आएंगे। जी खबरें, पत्रिका, उद्योग हकीकत, MP न्यूज, समय जगत,